तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस की। मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं द कोर आईएएस। तो ये हेडिंग्स हैं, इसमें हम लोग मेंस डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपके ओपिनियन लिए जाएंगे कि क्या सही है, कैसा लगता है आपको, तो वो आप कमेंट में बताएंगे जिससे कि आप भी इस पूरे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। राइट, तो देखिए पहले न्यूज, 75,000 पीपल अफेक्टेड बाय असम फ्लड्स। असम में इतने लोग अफेक्टेड हुए हैं। आपको पता होगा कि असम में एवरी ईयर क्या आती है, फ्लड की सिचुएशन आती है इस तरह की। असम में हर साल फ्लड क्यों आता है, कभी सोचा है आपने? असम में एवरी ईयर फ्लड आने का रीजन क्या है? ठीक है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं। देखिए असम में बेसिकली जो मेन रीजन बताया गया है ना, जो वाटर एंड रिसोर्सेज की जो वेबसाइट है असम की, वो कहती है कि देखो कि बराक एंड ब्रह्मपुत्रा, इनकी कम से कम 50 ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है ना, इन दोनों रिवर की मिला करके 50 ट्रिब्यूटरीज हैं जो बेसिकली पूरे असम में, असम का जो मैप है ना, तो असम में आप देखोगे कि असम का जो इलाका है वहां से पूरा क्या कहते हैं, इस तरह रिवर पासेस होती हैं और 40% एरिया ऑफ असम क्या आता है, ये इनके रिवर के एरिया में आता है, फ्लड के एरिया में। इसलिए पहला रीजन तो ये है कि क्यों एवरी ईयर फ्लड आती है असम में। फिर रीजन और क्या हो सकते हैं, देखिए एक्सपर्ट कहते हैं कि 1950 में अर्थक्वेक आया था असम में और उस वजह से वहां पर क्या हो गया, क्रैक्स हैं काफी। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, इरोजन हो चुके हैं और जब इरोजन हो चुका है तो ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है ना रिवर का, वो वाइडनिंग हो रहा है। मतलब उसकी जो पर्टिकुलर इरोजन का पार्ट है वो क्या हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि अदर एरियाज में भी असम में जा रहा है। तो बेसिकली जब एवरी ईयर बाढ़ आ रही है ना, वहां पर फ्लड आ रहा है ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट क्या बना रही होगी, एम्बैंकमेंट्स जो रोकने के लिए, ठीक है ना, इरोजन को कम करने के लिए इरोजन चैनल्स बना रही होंगी कि इरोजन को कम कर सकें, इरोजन प्रिवेंशन चैनल्स बना रही होगी। साथ ही साथ ऐसे एरिया जहां पर एवरी ईयर फ्लड आ रहा है ना, तो वहां पर क्या कर रहे होंगे कि उनको चिन्हित कर रहे होंगे, उनको इंडिकेट कर रहे होंगे गवर्नमेंट की यहां पर ना बसें, ठीक है ना, यहां पर इंक्रोचमेंट एक्टिविटी ना हो। तो ये तो किया जा रहा है वहां पर, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब एवरी साल आती है ना बाढ़, देखिए ये एरिया है कि फ्लड हैजर्ड मैप, ये देखिए ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, पूरा एरिया ये क्या है, ये फ्लड का एरिया है। यहां पर 40% एरिया में असम के फ्लड आती है। जब इस एरिया में हर साल फ्लड आ रही है ना, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं वहां के लोग, वहां के लोग कुछ समय जब फ्लड आता है तब वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फिर आके बच जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहां कहां पर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि कोई जो स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, हाउसिंग की। फिर जो क्रॉप्स लगाए होंगे ना, वो एग्रीकल्चर फार्मिंग, वो बेसिकली काफी इफेक्ट होती है। फिर उनकी डेली लाइफ, स्कूल्स, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है। ठीक है ना, गवर्नमेंट के क्या प्रयास हमें लगते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास ले रही होगी। देखिए गवर्नमेंट के प्रयास यहां समझते हैं हम लोग कि जो भी गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि देखो जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज थी ना 2012 की, उसने ये माना है कि जो वाटर इरोजन हो रहा है ना वहां पर रिवर का, वो क्या हो रहा है, वाइडनिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको कम करने के लिए हमें एम्बैंकमेंट्स लगाना होगा। लेकिन कहते हैं ना कि वहां पर जो कॉर्पोरेट्स हैं, डाउन टू अर्थ की जो रिपोर्ट कहती है कि जो कारपोरेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो एम्बैंकमेंट जो चैनल बनाते हैं रोकने के लिए, पानी रुके कि इस एरिया में ना आए पर्टिकुलर, ठीक है ना, जहां पर लोग रह रहे हैं, तो वो बहुत कमजोर बनाते हैं, वीक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर साल बाढ़ आएगी और ये टूट जाएगा ना तो फिर हमें मिलेगा टेंडर, ठीक है ना। तो वो एक प्रकार का जो यदि डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए ना, तो उन्होंने क्या बना लिया इसे, बिजनेस, इन्होंने कारपोरेट्स ने। डाउन टू अर्थ के ये कहती है रिपोर्ट। हम क्या लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पुअर एम्बैंकमेंट से बिल्ट है, ये एक क्या है, रीजन है, ठीक है, कोई मतलब एक अच्छा स्ट्रांग बने कि जो इन चीजों को फेस कर सके। राइट, जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, यदि एक बार अब कोविड लोगों को हो गया ना, तो अब दोबारा जब कोविड अब जैसे वायरस आ भी रहे होंगे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यदि
जब इस तरह की फ्लड आ रही है तो एम्बैंकमेंट्स ऐसे बने रोकने के लिए, चैनल्स ऐसे बने कि उनको सह ले, सफर कर ले, राइट। लेकिन जानबूझ के कह रहे हैं कि कमजोर बनाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। फिर डिसिल्टिंग होती है वहां पर, जो भी सॉइल्स की डिसिल्टिंग होती है, ठीक है ना। फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री का क्या कहना है? देखो, जल शक्ति मिनिस्ट्री का कहना है कि जब ये फ्लड आ रहा है तो इसको लेकर के हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें मतलब मेजर्स लेने होंगे। देखो, शॉर्ट टर्म में क्या लिया जा सकता है? शॉर्ट टर्म में ये है, जब फ्लड आ रही है वहां पर तो उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो पैकेज काफी सही हो, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस हो, काफी लोगों पहले से प्रिपेयर हो, ठीक है, जो वहां के यूथ हैं और जो एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स जो फोर्स है, वो बेसिकली क्या हो, इनमें एक्टिव हो इन सबको रोकने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो वल्नरेबल लोग हैं, जैसे चाइल्ड, वुमेन, ओल्ड एज और जो डिसेबल्ड लोग हैं, विकलांग लोग, ठीक है ना, उन लोगों को बेसिकली काफी फोकस करने की जरूरत है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। देखो, लॉन्ग टर्म में यही आ रहा है कि ऐसे एरिया जहां पर हर साल आ रहा है ये ना फ्लड, तो वो नेचुरल फ्लो में ना बसे, पहली बात तो, कि वहां पर ना पर्टिकुलर हैबिटेट बनाएं, ठीक है। दूसरी बात, चैनलों का जो एम्बैंकमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करें, बिल्ड करें। तीसरी बात ये आती है कि जो एमपी लैट से है ना, एमपी लैट्स मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लोकल एरिया डेवलपमेंट की जो स्कीम मिलती है, उसके तहत जो हर पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है वो अपने लोकल एरिया में इस विकास के लिए काम कर सकता है, तो इसके लिए ज्यादा बजट का फोकस किया जा सकता है, ठीक है ना। और लोगों को एक क्या किया जाए, जैसे जापान के लोग बिल्कुल तरीके से क्या हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, उन्हें पता है कि थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आता रहता है, तो उन लोगों ने उस तरह की प्लानिंग बनाई, उस तरह की उन लोगों ने अपने हाउसिंग बनाए हैं, घर बनाए हैं, उस तरह की उनको रहने की आदत हो गई है, उनको जीवन के डेली लाइफ स्टाइल में उनके क्या गया, चेंजेस आ गया है। तो बेसिकली इसी तरह हमें भी उन एरियाज में चेंजेस लाना होगा, एटीट्यूड भी चेंज लाना होगा वहां के लोगों में भी, ठीक है ना। गवर्नमेंट में काम करना होगा, जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इस तरह यदि गलती कर रहे हैं तो उनपे भी काम करना होगा। कमिटी रिपोर्ट से ये बार बार होते रहना चाहिए और इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो हमने अभी डिस्कस किया उस पे काम करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था आज के असम फ्लड क्यों होता है एवरी ईयर। आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरी न्यूज। कर्नाटका में देखिए कितनी आयरनी वाली बात है, यही है इंडिया। इंडिया ये है कि एक तरफ फ्लड आ रहा है जहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर जो वाटर है उसकी वजह से, दूसरी साइड कर्नाटका में, हमारे साउथ में चले जाए हम, ठीक है ना। देखिए, यदि हम इस तरह अपना हल्का सा मैप बना लेना, ठीक है, राइट। सो बेसिकली मान लीजिए कर्नाटक है, ठीक है। अब ये कर्नाटक में क्या है, यहाँ पर जो वहां के इस समय सीएम है सिद्धरामैया, वो कह रहे हैं कि हमें चिंता है कि ड्रॉट आने वाला है और हमारे फार्मर काफी परेशानी में चले जाएंगे, ठीक है ना। और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना ड्रॉट मैनुअल जो उनका प्लान है ना 2016 वाला, उसको चेंज करे। क्यों चेंज करे? क्योंकि वो वन साइज फिट्स ऑल की बात करता है। उसमें कुछ पैरामीटर डिसाइड कर दिए गए हैं कि देखो कि ड्रॉट को डिक्लेयर करना होगा ना, तो ड्रॉट डिक्लेयर ऐसे होगा, ऐसे 5 कैटेगरी पर, कि रेनफॉल रिलेटेड इंडाइस हो, रिमोट सेंसिंग से उसको वेस्टेज एनालिसिस किया जाए, क्रॉप को देखा जाए, सॉइल मॉइस्चर कितनी है, हाइड्रोलॉजिकल कितना है, इन सब के आधार पे बेसिकली डिसाइड किया जाएगा कि किसी एरिया में ड्रॉट है या नहीं है, राइट। तो इसी बात को लेकर के जो बोल रहे हैं सीएम कह रहे हैं देखो बात यह है कि हमारा जो कर्नाटक है ना वो 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में खुद बटा हुआ है, उसकी अपनी अपनी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी क्लाइमेटिक क्या है, वेरिएशन है। जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही वेरिएशन है, कहीं पर रेनफॉल कम हो सकता है, कहीं पर हमारा लावा वाला एरिया ज्यादा दिख जाता है, ठीक है ना, जहां पर अपनी उसकी सॉइल अलग है, क्रॉप की जो भी अलग अलग हम लोग क्या करते हैं उसको ग्रो करते हैं। तो बेसिकली जब ये सब अलग है तो सबका प्रभाव पड़ेगा जब हमारे पास रेनफॉल कम होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इन सब को लेकर के जो हमारा ड्रॉट मैनुअल प्लान बना हुआ है ना उसमें चेंज करने की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ड्रॉट को हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखो, ड्रॉट जो कर्नाटका में है वो बेसिकली इस समय 234 मिलीमीटर जो भी हमारी रेनफॉल हुई है, जो एक एवरेज 336 होती है, ये कहना है उनका, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि स्टेट के अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबके अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं। 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ स्टेट। सो बेसिकली यही बात हम लोग करते हैं कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, क्लियर है।
अब 2009 में इंडिया ने क्या किया था, लॉन्च किया था डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इसको लेकर के कि हम कैसे डिजास्टर को कैसे कंट्रोल करेंगे। हमारी बेसिकली समझने वाली बात यह है ड्रॉट को, आइए समझते हैं। देखिए ड्रॉट जब आता है ना, इस पिक्चर को देखेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए ड्रॉट आने से क्या 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 आपको दिख रहा है, यहाँ पर ड्रॉट से दिख रहा है ना कैसे पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर है, क्रॉप फार्मिंग सेक्टर पूरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, ठीक है ना। यदि आपको पता हो महाराष्ट्र में कुछ एरियाज हैं, ठीक है ना, इसी तरह यूपी के कुछ एरिया जैसे बुंदेलखंड, महाराष्ट्र का जैसे विदर्भ एरिया, ठीक है ना, बुंदेलखंड एरिया, ठीक है यूपी का, इसी तरह क्या कहते हैं कर्नाटक के ये तुम्हारे चित्तूर इत्तूर जो रनपुर वाले एरिया जो कह रहे हैं, ठीक है ना। इन एरियाज में बेसिकली क्या है, यहाँ पर ड्रॉट की समस्या देखी जाती है क्योंकि यहाँ पानी को लेकर के खुद उनकी जो वेरिएशन है ना वो चेंज, वहां पर प्लेटियो जैसा इलाका है तो रेनफॉल उतनी ज्यादा हो नहीं पाती, ठीक है। तो जब यहाँ का इलाके में क्या होगा, जो फार्मिंग होगी ना वो डिस्ट्रेस होगी, डिस्ट्रेस मतलब परेशान में होंगे लोग, लोग फार्मिंग करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फार्मर को क्या नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। और जब एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत नहीं होगा तब वहां के लोग फार्मर जो हैं वहां पर इंडस्ट्री भी नहीं है आसपास कि वहां इंडस्ट्री में चले जाएं, ठीक है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो पूरा पूरा जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है ना वो इस एरियाज में आ जाना होता है, तो उसको बचाना है पहली बात। तो दूसरा जो हमारा एग्रीकल्चर से हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसको लेकर के बात है। फिर तीसरी चीज है ना, एग्रीकल्चर हमारे सभी चीजों में क्या दे रहा है, एक एक हमारा फैक्टर है, एक मेजर फैक्टर है सभी अदर इंडस्ट्री को लेकर के। आप सर्विस सेक्टर में जाएंगे, होटल में, ठीक है ना, टूरिज्म में, क्या टूरिज्म वाले सूखा एरिया देखने आए हैं क्या, सूखा एरिया में मजा करने आएंगे क्या, नहीं। उन लोग यदि ग्रीनरी होगी, अच्छा हमारे एग्रीकल्चर होगी तो वो एरिया देखने आ सकते हैं कि हाँ देखो ये एरियाज है हमारे, यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी होती है, ठीक है ना, हरे हरे घास में अच्छी मूवी बन सकती है, ठीक है ना। आप देखते होगे जितनी अच्छी मतलब ग्रीनरी होती है उतनी अच्छी मूवी बनती है, ये सब ठीक है ना। तो वो चीजें हैं लेकिन सूखे एरिया में एक परेशानी निकल करके आएगी। तो इसीलिए हम लोग को इस सब परेशानी जो है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर से चाहे हमारी इंडस्ट्री में हो उधर जाएगी, चाहे फिर सर्विस सेक्टर में जाएगी, और फिर सर्विस सेक्टर से होटल्स, टूरिज्म, इन सब में भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर है। अब पूरे जो लोग हैं सबको प्रॉब्लम आती है ड्रॉट में, ठीक है ना। ये चीज हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं हमारे इंडिया में ये एरियाज है जहां पर ड्रॉट की प्रॉब्लम देखी जाती है, राजस्थान, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 4 एरिया जो ज्यादा फेमस हैं, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस किया। ड्रॉट हमने देख लिया कि ये बात कर रहे हैं कि इसको लेकर के कुछ अलग भी होना चाहिए। देखो इंडिया है ना, इंडिया 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ है, सबका अलग अलग जोन है। तो इसलिए कर्नाटक कह रहा है कि देखो हमारा खुद है 14 एग्री क्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ है हमारा खुद स्टेट, ठीक है। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ड्रॉट प्लान को देखा जाए, तो ये चीज थी, हमने ये डिस्कस किया। तो ये पूरा आज अभी का ड्रॉट का हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि ड्रॉट को कैसे समझना है। ड्रॉट एक प्रकार की एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर लेस रेनफॉल होना, ठीक है ना, या मॉइस्चर का होना, ठीक है ना, जिससे कि उस एरिया में एग्रीकल्चर क्रॉप का ना होना, ठीक है ना, इस तरह हम समझ सकते हैं। या वाटर अवेलेबिलिटी ना होना, ग्राउंड वाटर का ना होना, ठीक है ना। तो वाटर, फूड और इन सब में प्रॉब्लम उभर के आना, वो ओवरऑल हम कंडीशन बोलते हैं ड्रॉट को। और जब ड्रॉट बहुत ज्यादा हो जाता है ना, जहां पर फूड क्राइसिस आ जाती है, सेवियर फूड क्राइसिस, जिसमें लोगों की डेथ होने लगती है, वो बन जाता है फेमाइन, अकाल पड़ जाता है। 1950 जो हमारा 7 से लेकर 65 का जो समय था ना, वो ये था फेमाइन वाला। ये पूरा कनेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। अब आते हैं अगली न्यूज में। देखिए अगली न्यूज क्या है, चाइना वॉज फोर्सफुल रिप्लाई ओवर ताइवान वाइस प्रेसिडेंट यूएस विजिट। देखो ताइवान की जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो अभी यूएस की विजिट में गए, ठीक है, और भी साउथ अमेरिका के भी कुछ देशों में चले गए, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां पर है, देखिए चाइना और ताइवान की न्यूज आप हमेशा सुनते होंगे। देखिए चाइना और ताइवान को लेकर के पूरा हम समझ लेते हैं ए टू जेड। देखिए चाइना की जो हिस्ट्री है ना, देखिए 1912 में चाइना बेसिकली जो उनकी किंग डायनेस्टी होते हैं उससे वो बेसिकली निकल करके आते हैं, और पहली बार चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक के रूप में निकाल के आता है। लेकिन उस समय 2 पार्टी थी, ठीक है ना, वहां पर चाइना के अंदर एक कोमुतोंग पार्टी थी, ठीक है ना, आप नाम देख लीजिए, ये देखिए ये कुमुटैंग, हाँ कुमुटैंग पार्टी, ठीक है ना, कुमिनटैंग पार्टी। सब लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में है।
एक चाइना की ये पार्टी थी, ठीक है, 1912 के बाद, और दूसरी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दो पार्टी जब उनकी किंग डायनेस्टी खत्म होता है उनका, तो दो पार्टी उभर के आती हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी और जो इनकी कुमितांग पार्टी थी ना, तो इनको लेकर के क्या हो गया कि कौन रूल करेगा चाइना में, इन दो पार्टी को लेकर के 1912 के बाद। तो 1927 में क्या होता है, वहां पर सिविल वार होता है। अब जब सिविल वार होता है इन दोनों पार्टी के मध्य कि हम राज करेंगे, हम राज करेंगे, ठीक है ना, तो बेसिकली उस समय ये सब लड़ते रहे, ठीक है, दोनों पार्टी आपस में चाइना को लेकर के कि हम करेंगे। लेकिन उस समय जापान ने क्या कर दिया था, चाइना पर आक्रमण, ठीक है ना। तो इन दोनों लोग पार्टी ने कहा कि पहले हम लड़ते नहीं है, पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि जापान से हम लोग जीत जाते हैं, ठीक है ना, जापान फाइट करते हैं। तो ठीक है, वो होता रहा, चाइना जापान से निकल के आया, इमर्ज के आया। फिर वो 1949 में फिर एक बार इन दोनों पार्टी के बीच क्या होती है, लड़ाई होती है। कम्युनिस्ट पार्टी और जो क्विमितांग पार्टी, ये दोनों पार्टी चाइना में थी, ठीक है ना। इसका जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे चैंग काई शेक, चैंग काई शेक, और इसको यहां रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये थे आपके माओ, ठीक है ना, जिसे हम माओ जेडोंग माओ, ठीक है ना, माओ जेडोंग, ठीक है, राइट। सो बेसिकली यहां पर माओ थे, वो क्या कह रहे थे, जब वो दोनों में 1949 के बाद जब चाइना में माओ जीत गए, ठीक है ना, चाइना में केवल किसका शासन हो गया, केवल एक पार्टी, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। वैसे तो कई छोटी छोटी पार्टी हैं, लेकिन एक मेजर पार्टी जानी जाती है कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो चांग काई शेक थे ना, जो 1912 के बाद जो फेमस थे, चांग काई शेक वाले जो पार्टी के लोग थे, कुमितांग पार्टी, वो हार गई थी 1949 के सेकेंड सिविल वार में चाइना के। जब हार गई ना, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि उन लोग एक छोटे से आइलैंड में, ताइवान में जाके कहने लगे ठीक है अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ताइवान में जाके चले जा रहे हैं। पूरा चाइना में किसका कब्जा हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है ना। तो इन लोग मानते थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कि हम पूरे चाइना को मानते हैं, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे ताइवान हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, वो कहलाएगा पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है ना, पीआरसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो ये ताइवान वाले लोग थे ना, जो चैंग काई शेक वाले, जो थोड़े से आइलैंड में, जैसे मान लो चाइना ये है और ये ताइवान है, ठीक है ना, तो यहां पर ये जो कुमितांग पार्टी के लोग थे, वो कह रहे थे कि हम लोग इसका नाम रखेंगे, उन्होंने कहा था रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वो भी कह रहे थे कि ये सब हमारा ही है, अभी हम यहां पर रह रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम यहां पर रह रहे हैं इस छोटे से आइलैंड में, इसका मतलब ये ना समझो कि ये हमारा चला गया है, ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि माओ रहा वहां पर, और फिर चेदोंग पिंग जैसे कई सारे उसमें शासन किए, और जब से पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल है वहां पर। और यहां पर जो ताइवान का है, वो तुम्हारी कुमितांग पार्टी थी, उसने बात के मान लिया था, ठीक है, ठीक है, कि हम मानते हैं कि यहाँ पर ये पूरा हम ही लोग हैं सब, ये हम लोग लड़ेंगे नहीं, ठीक है, बात के। लेकिन 1992 में इसी बात को लेकर क्या होता है, कंसेंसस होता है कि ये चाइना और ये ताइवान, एक चाइना होगा, वन चाइना, ठीक है ना, लेकिन थोड़े थोड़े आपको यहाँ पर ऑटोनॉमी दी जाएगी कि आप अपना अपना काम कर लो, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन अब क्या विवाद आया है, अब विवाद ये आया कि 2016 के बाद से जो जीत के आई ना वहां पर ताइवान में, साई ले करके, ठीक है ना, नाम थोड़ा बहुत कठिन, साई करके, ठीक है ना, वो लेडी है। तो बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने कहा उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक करके है, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी करके चाइना। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम 1992 को कंसेंसस नहीं मानते, जिसकी बात कर रहे थे कि नहीं ताइवान चाइना का पार्ट है, कहते नहीं ताइवान अलग है अपना, ठीक है ना, ताइवान चाइना डोमिनेट नहीं कर सकता। और चाइना कह रहा था वन चाइना, कि ताइवान भी हमारा है। और इसी को लेकर के लड़ाई है। और जब इसी को लेकर लड़ाई है तो ताइवान कहता है, यूएस के पास जाता है, कभी इंडिया के पास के लोग चले जाते हैं, कभी हर देश में जाता है। ताइवान के बेसिकली मेंबर यूएन में नहीं है डिजिग्नेटेड, ठीक है ना, यूएन में नहीं है, लेकिन यूएन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे डब्ल्यूटीओ में इसके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाते हैं। हम जानते हैं ताइवान के, हम लोग लैपटॉप लेके आते हैं, ताइवान के बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। और 1995 में पहली बार इंडिया ने भी, हमने कमर्शियल और कल्चरल एक्सचेंज किया था, लेकिन कोई वैसे हमारा ताइवान के साथ ऑफिशियली नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसी तरह यूएस ने ऑफिशियली नहीं घोषित किया, लेकिन नॉन फॉर्मल के रूप में 1979 में ताइवान करके, ताइपे करके एक्ट लाया है वहां पर, ताइवान एक्ट करके, ठीक है ना। तो इस तरह यूएस है, तो यूएस को दिख रहा है कि चाइना के बगल में ताइवान है, जो ये लड़ाई का एक फैक्टर हो सकता है। और ताइवान की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए यूएस क्या कर सकता है,
चाइना से लड़ सकता है, ये इशू है और इसी को लेकर के पूरी डिबेट चलती है। तो बात यहां पर थी। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल और भी ये था कि देखो कि हमारे 3 जो नेवी के ऑफिसर है ना, वो ताइवान के अंदर वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उनकी मीटिंग में गए और वहां पर बोले क्या है आपके कंसर्न को लेकर के। तो हमारा मानना आता है कि हम ताइवान को क्यों नहीं सपोर्ट करते, जब चाइना पाकिस्तान या इधर हमारे जो एरियाज में क्या कर रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है, हर जगह पूरा क्या कहते हैं घेर के रखा हुआ है, तो क्यों नहीं हम फायदा उठाएं और इनेमीज फ्रेंड्स क्यों ना बने। ठीक है ना, जब चाइना ताइवान इनेमी है तो हम लोग क्यों नहीं फ्रेंड बन जा रहे हैं ताइवान का, ये प्रश्न उठता है। यूएस का कहना यही है कि देखो हम ताइवान के साथ हैं, राइट। तो ये पूरी डिबेट थी। अब क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन ये है कि चाइना ताइवान के कन्फ्लिक्ट में, ठीक है ना, यूएस एंड इंडिया का अपना डिफरेंट अप्रोच है, अपना डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है ना। कमेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है। चाइना इन द व्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड ताइवान, इंडिया एंड यूएस हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट अप्रोच। कमेंट, इस तरह क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब बताओ कैसे करोगे। ठीक है ना, तो ये करना है, ये पूरी हिस्ट्री थी। आइए अगली न्यूज देखते हैं। देखिए आपको समझने वाली बात है कि एक चीज समझ लो अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये अगली न्यूज देख लीजिए। ये डिफेंस मिनिस्ट्री वाला है। एक हमने क्या किया है, हमने जो माइक्रोसॉफ्ट होता है ना, हमने कहा देखो अब हम माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलाएंगे। ठीक है, अब हम क्या चलाएंगे, हम चलाएंगे अपना माया ओएस करके, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो कोई भी लैपटॉप चलता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें। जैसे अभी मान लो मैं लैपटॉप चला रहा हूं तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी की वजह से सारे एप्स सॉफ्टवेयर वो सब उसी में डेवलप है। तो बेसिकली हमने अपना बनाया है, तो क्यों हम माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ करके अपना माया करके ओएस बना रहे हैं। देखो साइबर की जितनी वल्नरेबिलिटी है ना, साइबर अटैक्स को लेकर के, हमें नहीं पता कि कब माइक्रोसॉफ्ट वाले दिख जाएं, ठीक है ना, या वहां से डाटा चला जाए या सॉफ्टवेयर क्या हो जाए, कैसे खत्म हो जाए, पता नहीं। तो खुद अपने पे ट्रस्ट करेंगे। और इसीलिए अभी हमारी जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, उसने कहा है कि यदि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं या चैट जीपीटी बनाते हैं ना, तो पुरस्कार देगी, अवार्ड देगी। ठीक है ना, तो ये प्रमोट कर रही है इंडियन, क्या कर रही है, हमारे जो आत्मनिर्भर को लेकर के, कि हम अपने इसमें सॉफ्टवेयर में क्या हो, डेवलप हो। ठीक है, अभी तक चैट जीपीटी नहीं बना हमारे इंडिया का, ध्यान रखने वाली बात है खुद का। तो ये चीज है, इसलिए हमें निर्भर करने की जरूरत है, जिससे कि हम साइबर को लेकर के अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकें। अगली न्यूज। अब जितना भी हमने डिस्कस किया अभी तक क्या था, मेंस को लेकर के। मेंस को हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए, ठीक है, जैसे हमने फ्लड, ड्रॉट और चाइना वाला। और ये तीनों, ये फ्लड ड्रॉट के तो क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में, ठीक है, जीएस के फर्स्ट पेपर में आप जाके देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे उन क्वेश्चन को। अब देखते हैं ओपिनियन, आपने ओपिनियन लूंगा, ठीक है ना। मणिपुर ऑफिशियल्स टोल्ड टू क्विट सोशल मीडिया ग्रुप्स। क्यों मणिपुर ऑफिशियल्स, जो अधिकारी लोग हैं वहां के लोग को, क्यों सोशल मीडिया ग्रुप छोड़ना चाहिए। देखो मणिपुर में हम जानते हैं वहां पर क्या हो रहा है। मणिपुर में बस 1 मिनट बताऊंगा आपको। मणिपुर में बेसिकली वहां पर मेटी ग्रुप है एक, और कुकी ग्रुप है। कुकी लोग रहते हैं पहाड़ी में, हिली में, और मिट्टी लोग रहते हैं प्लेन एरिया में मणिपुर के, ठीक है ना। अब मिट्टी लोग कहते हैं कि अब हमें हिली एरिया में भी रहना है, कुकी लोग कहते हैं हम रहने नहीं देंगे। इसी को लेकर क्या हुआ, विवाद हुआ और लड़ाई हुई, और जब तक चलता रहा पूरा पूरा राइट चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। मणिपुर, सो मणिपुर जल रहा है, इट्स जस्ट लाइक एक बहुत हाइपर बोला गया, ठीक है ना। और वास्तव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आई मणिपुर में लेकर के, क्योंकि जो गवर्नेंस का हमारा जो ट्रैप हो गया, गवर्नेंस सही से काम नहीं कर पाई, ट्रस्ट डिफिसिट हो गया। क्योंकि पर्टिकुलर जहां पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था, दोनों को मिला करके लेना चाहिए था, दोनों के लीडर्स को लाना चाहिए था एक मंच पर, बात करनी चाहिए थी, वहां को लेकर के फोर्सेस और फिर पूरी तरीके से कन्फ्लिक्ट में बदल गया, ठीक है ना। तो वो चीज है। तो अभी भी हमारी स्थिति, सिचुएशन अब तो कंट्रोल में बहुत और हो सकती है जब हम बातों को समझें, ठीक है। तो इन दोनों की बातों को समझना होगा। और बेसिकली क्यों सोशल मीडिया ग्रुप को छोड़ने के लिए कहा गया। देखो सोशल मीडिया में कल आप एक, मैंने एटीट्यूड का चैप्टर पढ़ाया है, ए टू जेड, उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा कुछ लोग कैसे बनाते हैं, गुमराह करते हैं, कैसे लोगों का एटीट्यूड क्रिएट करते हैं। देखिए कुछ सारे यूट्यूब में, ट्विटर में कुछ ऐसे चैनल होते हैं ना, बार बार आपको ऐसी खबरें दिखाएंगे, ऐसी न्यूज दिखाएंगे, जिससे कि आप ना चाहते हुए भी आप उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल लोगे, ठीक है ना। आपको लगेगा कि नहीं ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। अच्छी खबर ना दिखा करके वही हमेशा इनजस्टिस हो रहा है, मार, वही मतलब ऐसा लगेगा कि ब्लडी वाली चीजें दिखाई जा रही है, ठीक है ना। तो जब ऐसा होगा तो वहां के लोगों में भी क्या आएगा, वहां के अधिकारियों में आएगा, नहीं यार हमारे साथ क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है।
तो जब मान लो सोशल मीडिया और इंटरनेट बंद करना क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब वो थोड़ा सा ये इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहेंगे तो वहां के जो लोकल लोग है ना, वहां के लोकल लोग अपनी प्रॉब्लम को अपने तरीके से समझ लेंगे। फिर ये जो अदर लोग आउटसाइडर जो लोकल लेवल को नहीं जानते ना, वो नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में मेरे भाई से लड़ाई होती है तो सामने वाला वो समझ पाएगा कि मेरे भाई से लड़ाई क्यों हुई, ठीक है ना। तो मेरे घर में मेरे भाई से लड़ाई हुई तो मेरे ही परिवार के लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना, लोकल लोग कि मिल करके समाधान निकाल सकते हैं। अब अदर लोग जानते नहीं, जिनको किसी से मतलब ही नहीं रहा है कि क्या लड़ाई कैसे हुई, क्यों हो रही है, वो बीच में आकर के वो करवाएंगे, उसको मिर्च लगाएंगे तो और दिक्कत होगी ना। प्रॉब्लम ये है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को क्विट करें। आपका क्या मानना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यूके टेकिंग मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंडियन मिशन इन लंदन। देखिए क्या हुआ ना, यूके में बेसिकली जो हम देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में प्रो खालिस्तानी लोग हैं जो खालिस्तान की आवाज कर रहे हैं और वहां पर मतलब एक प्रकार से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि हम अब खालिस्तान बनाएंगे ये वो। तो हमने हमारे जो एम्बेसी थी ना हमारी, वो कहती है कि देखो जिस तरह की इन लोगों ने हरकतें की कि हमारी एम्बेसी में जाकर के हमारा झंडा उतार दिया और फिर ये किया, वो अब नहीं हूं। किससे कहा हम लोगों ने, लंदन के जो हमारे हाई कमिश्नर उससे कहा, ठीक है ना। तो जब हम लोगों ने कहा, हमारे 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 कमिश्नर ने लंदन से अपना समस्या दिखाई तो उन्होंने कहा ठीक है हम साथ देंगे। अभी बताओ कि किसी इंटरनेशनल कंट्री को क्यों साथ देना चाहिए, क्यों साथ देना चाहिए, क्यों वहां की जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी हो रही है इंडिया के खिलाफ क्यों वो साथ दे, ठीक है ना, ये चीज है। 350 इंडियंस आर स्टिल वेटिंग फॉर इवैक्यूएशन फ्रॉम कूप हिट नाइजर। देखिए मैंने नाइजर वाला पूरा इशू बताया इंडियन अफ्रीका का, आप एक बार वीडियो देख लीजिए। मतलब मैं प्रेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप वो इसी यूट्यूब चैनल में इसी कोर आईएएस में अफ्रीका का बनाया है 30 मिनट का, पूरा अफ्रीका जान जाओगे आप क्यों कूप होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हिस्ट्री है, कैसे है, एवरीथिंग ए टू जेड आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है कि हमारे कुछ इंडियन फंसे हुए हैं, नाइजर में कूप हुआ है, तो क्यों हमें क्या कहते हैं इवैक्यूएट करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को क्यों मतलब इवैक्यूएट करना चाहिए। इंडियंस रह रहे हैं वो अपनी मर्जी से गए, तो क्यों करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि यदि इतने कम लोग हैं तो क्या गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, 350 इंडियंस बहुत कम लोग हैं, ठीक है ना, तो क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जीएस 4 पेपर की केस स्टडी है। आप मान लो आप एक फॉरेन के अपने ऑफिशियल्स हो, एम्बेसडर हो, ठीक है ना, और आपको ये सूचना कोई देता है और आपको पता है कि इतने रिसोर्स है नहीं और काफी दूर है और वहां पर खूब चल रहा है तो हमें दिक्कत आ सकती है, क्या आप एक्शन लोगे। ये केस स्टडी है, ठीक है। 14 अब आते हैं फिल्म्स में। देखिए फिल्म्स में जल्दी जल्दी डिसाइड कर लेते हैं फिल्म्स में क्या है। देखो दो चीज है, एक एजुकेशन स्कीम्स को लेकर के पीएम ऊषा स्कीम, पीएम ऊषा स्कीम है ना, जो उच्चतर जो हमारी शिक्षा, अब ये हमारी है ना उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन को लेकर के ये स्कीम आई। इस स्कीम को जो RUSA वाली थी ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान करके, शिक्षा अभियान, उसको बदल करके ये स्कीम आई ऊषा, ठीक है। इसमें कहा क्या कहा गया कि फोकस कुछ स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको फोकस किया जाएगा कि कहां कहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं है, उन्हीं एरिया में फोकस किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये न्यूज थी बेसिकली, इसमें कहा गया है, न्यूज क्या थी कि अभी तक ये पीएम ऊषा स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हुई है, ठीक है ना, 14 स्टेट्स में। तो ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होती है, देखो इसमें क्या है ना, फोकस डिस्ट्रिक्ट को लिया जाएगा जो कैसे एरिया जहां पर SC ST के लोग हैं, जहां पर जेंडर पैरिटी को फोकस किया जाए, ठीक है ना, ये पीएम स्कीम को लेकर किया जाएगा। देखो ये एक प्रकार की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट और सेंटर दोनों, तो 60% सेंटर और 40% स्टेट, ये दोनों देंगे। अब पीएम ऊषा में क्या हो रहा है, फोकस डिस्ट्रिक्ट को लेकर काम किया जा रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। रिप्लेस किसको किया गया है, आप बताओगे, RUSA, RUSA मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये पूरी न्यूज थी, आप इसको इस तरह देख सकते हैं। देखिए ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को, सेंट्रल स्कीम थी पहले, वो इसको क्या किया था हमने, इसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है ना। पीएम ऊषा आ गई। पीएम ऊषा में हमने बताया कि हमारे इतने जो भी कॉलेज हैं वहां पर बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट हो। अब अगली न्यूज, व्हाट इज पार्लियामेंट प्रिविलेजेस कमेटी बट हाउ इट वर्क्स, फिल्म्स के लिए। देखिए पार्लियामेंट प्रिविलेज कमेटी ना दो प्रकार से होती है, देख लो आप, एक कलेक्टिव फॉर पार्लियामेंट होता है, एक इंडिविजुअल होता है। कलेक्टिव में हमने देखा कि 44th अमेंडमेंट इसको रिस्टोर किया गया कि यदि मान लो प्रेस है ना, तो कोई ऐसी चीजें ना करे विदाउट पार्लियामेंट के परमिशन के, ठीक है ना। समझ लो कोई सीक्रेट सिटिंग हो रही है, अभी आपने 4 दिन पहले अपने एक भाषण सुना होगा, स्पीच दिया होगा, उसमें से एक बेसिकली जो गोगोई साहब हैं, ठीक है ना,
वो बेसिकली कह रहे थे कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, आपकी बैठक के पीछे, क्या बताऊं क्या? ठीक है ना? तो सीक्रेट सीटिंग को लेकर के कुछ चीजें होती हैं जो बता नहीं सकते। देखिए किस तरह कनेक्ट करना है आपको, जब आप न्यूज को देखेंगे, जब आपको नॉलेज होगा तभी कनेक्ट कर पाएंगे। तो कुछ चीज सीक्रेट सेटिंग होती है, उसको पब्लिश नहीं कर सकती मीडिया, ठीक है ना? तो इसी तरह कोई इन्फो है अरेस्ट की, डिटेंशन की, तो उसके पहले इंफॉर्मेशन दी जाए। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर राहुल गांधी को गिरफ्तार करना है, तो इंफॉर्मेशन तो पहले एक पब्लिक आया, मतलब प्रेस आई पार्लियामेंट की हाँ राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड किए जाते हैं क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश आ गया, तो इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है ना? कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स। कोर्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही होगी ना पार्लियामेंट की, उसमें इंक्वायरी नहीं कर सकती कि कुछ भी बोला, ठीक है ना? जैसे मान लो कोई पार्लियामेंट्रियन है वो कुछ भी बोलता है कोर्ट में, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की मेंटेन रहे। तो ये कलेक्टिव रूप से है। इंडिविजुअल क्या है, देखो इस जो भी सेशन हो रहा होगा, जैसे मान लो सेशन चल रहा था, ठीक है ना? जब सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो उसके जो ना 40 डेज के बिफोर और आफ्टर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। किस केसों में? सिविल केसों में। सिविल केस मान लो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लैंड एंड का इशू है, ठीक है ना? डाइवोर्स का इशू है, मैरिज एरिज का इशू है, उस केसों में। क्रिमिनल केस में नहीं कि मर्डर कर दे, कह दे कि नहीं भाई 40 डेज। तो ये पूरा था, और जूरी सर्विस एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना? तो ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का लास्ट न्यूज देखेंगे। लास्ट न्यूज क्या है? इंडिया और चाइना को लेकर के आज क्या हो रही है? 19th बैठक हो रही है। ये देखो 19 टॉक्स, इंडिया चाइना टू होल्ड मिलिट्री टॉक्स टुडे, राइट? सो 19 टाइम से हमारी क्या हो रही है? एक बातचीत फिर से हो रही है 19वीं बार। कब से? 2020 के बाद, गलवान वैली के बाद। हम देख सकते हैं इन एरिया में क्या है प्रॉब्लम। देखो डिमसांग प्लेन्स, गलवान वैली, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगांगसो, साउथ बैंक पेंगांगसो और हॉट स्प्रिंग, इन एरिया में बेसिकली क्या है प्रॉब्लम है। ये क्या है? सब ईस्टर्न लद्दाख वाला एरिया है, नुब्रा वैली वाला एरिया है। और इससे लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन 2020 और 21 में पूछ चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो हमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है? देखो नॉर्थ से साउथ, डिमसांग प्लेन्स, गलवान वैली, नॉर्थ बैंक पेंगांगसो और साउथ बैंक पेंगांगसो, ठीक है ना? फिर इसके बगल में क्या है? हॉट स्प्रिंग। इन एरियाज में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो इसको नॉर्थ से साउथ तैयार कर सकते हैं। ईस्टर्न लद्दाख में नुब्रा वैली इधर है, और जो जो यहाँ पर आपका है वो देख सकते हैं। और थोड़ा डिस्प्यूट देख लेते हैं। देखो पूरा डिस्प्यूट समझ लेते हैं। ये कश्मीर वाला इलाका है जो इन लोगों ने पीओके वाले रखे हुए हैं, और हम लोग कहते हैं कि एक दिन ले लेंगे, ठीक है ना? और बिल्कुल ले लेंगे। एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया। देखो ये वाला एरिया है ना, वो क्या किया? पाकिस्तान ले लिया था और उसने क्या कर दिया? चाइना को दे दिया, ठीक है? ये जो एरिया हेल्ड बाय चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया, जो हमारा ये वाला एरिया है, यहां पर अब इस डिस्प्यूट चल रहे हैं। ये सब डिस्पोंग वाले सब एरियाज वाले हैं, ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश को मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है चाइना, और इस एरिया में कभी कभी वो मैप लगा देता है, और यहाँ का जो हमारा एरिया है ना, सबसे लास्ट वाला, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश का, उन एरिया में भी चाइना क्या करता है? बात करता है। इस मैप को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर क्लेम्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना? यहाँ पर हमारा है एरिया हेल्ड बाय चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया। तो ये पूरे एरिया सियाचिन ग्लेशियर के बगल में, इसको क्या कर लिया है? चाइना ने ले लिया है। 1962 वाला वार हुआ था, आपको पता ही ये सब, ठीक है ना? डिस्प्यूटेड एरिया। अब यहाँ पर इशू चल रहा है डिमसांग प्लेन्स, ये हॉट स्प्रिंग वाला एरिया, ये पूरा। तो ये यहाँ की लोकेशन मैपिंग जरूरी है बस, ठीक है ना? और ये तुम्हारा मैकमोहन लाइन वाला। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। और जो भी आपको ना, एक चीज और ध्यान रख लेंगे कि कुछ मैंने ओपिनियन वाले क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मैंने पूछा कि क्यों लंदन में क्यों जरूरी है, उनके आंसर जरूर दीजिए, ठीक है ना? क्यों ऐसा जो है, ठीक है ना? एक लास्ट का ओपिनियन आपसे पूछ रहा हूं कि वाराणसी में क्या ना, टूरिज्म को लेकर के वहां की बोट है, तो बोट चलती हैं। अब बोट लोग को क्या हो रहा है ना कि देखो हमेशा वहां पर मतलब पूरे मंथ में 30-40,000 लोग बेसिकली ये बोट वाली मतलब सर्विस करते हैं, लेते हैं, लेकिन बोट वालों को फायदा नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने अपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे बात की, कहा कि देखो हमें फायदा नहीं हो रहा है, कुछ काम करो, ठीक है? अब आप बताओ कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बोट के उस पर्टिकुलर क्या हो, एक हेड हो, कैसे वाराणसी के जो बोटमैन है इस न्यूज को पूरा समझ लेंगे कि उनको फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना? बोट को लेकर के कैसे आप फायदा पहुंचाएंगे। जीएस की 4th पेपर की केस स्टडी है कि टूरिज्म सेक्टर को लेकर के आपको सेक्रेटरी ने कहा है, ठीक है, टूरिज्म सेक्रेटरी ने कहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप इस चीज के हेड बनाए गए हो, और आपको टूरिज्म सेक्टर में बोट वालों का फायदा देखना है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो कैसे आप एक्शन लेंगे ये बताना है, ठीक है ना? तो ये चीज थी और हमने पूरा डिस्कस किया एवरीथिंग। सो कमेंट जरूर करिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा, जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू, और शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू।